ज़ीगम कुछ बताएगा भी या मैं टेढ़े अंदाज़े लगाता रहूँगा। मेरा दिल होल रहा है और तू चुप की बकल मारे खड़ा है। वो जो लड़की उतरते देखकर पीछे हट गए थे, उसके जाने के बाद दोबारा बेटे के सामने आन खड़े हुए। परेशानी उनके चेहरे से वाज़िया हो रही थी। अब्बू ये साद अली चट्ठा की बेटी हैं। उसने गला तर करते हुए अपनी बात मुकम्मल की और मुकाबिल को यूं लगा जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। वो कितनी ही देर आंखें खोली उसे देखते रहे, जैसे अपनी समात पे कोई शुबा हो। साद अली चट्ठा, साद अली चट्ठा, वो सफेद हवेली वाले, तुम्हारे दोस्त बदूद का चचा। उन्हें यकीन करने में इस कदर मुश्किल हो रही थी कि वो सारे हवाले देकर दोबारा पूछ रहे थे। जी अबू, उसके जवाब ने उनके वजूद को लड़खड़ा दिया। ये तूने क्या कर दिया? इक्को एक सहारा है तू मेरा। इस बुरे वजूद में ताकत की रमक तेरी जवानी से है और तूने इस शुतर बे महार जवानी के नशे में अपने बूढ़े बाप का भी नहीं सोचा। तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे बाप में बुढ़े वेले चिट्टे सर में खाक डुलवाने की हिम्मत नहीं और मुझ में चट्ठों के मत्थे लगने का हौसला क्यों नहीं? ज़ीगम अब्बास, अब्बू क्या हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। उनका रद्द-ए-अमल उसकी उम्मीदों के खिलाफ था। वो अच्छा खासा परेशान हो चुका था। क्या ऐसा नहीं है अभी जो तूने बताया वो सच है ना? इतना ही सोच लिया होता वो तेरे यार की बहन है। मैंने तो तुझे हमेशा ही ये सिखाया कि बहनें बेटियां साझी होती हैं। फिर तूने ये कैसे कर लिया? वो उसकी सुने बिना बस अपनी कही जा रहे थे। अब्बू इधर देखिए मेरी तरफ। उसने उनके सामने बैठते हुए उनके दोनों हाथ थाम लिए। वो मुझे गांव जाने वाली पगडंडी पे नजर आई थी। शाम गहरी हो रही थी और मेरे बार बार हवेली छोड़ आने का कहने के बावजूद वापसी के लिए नहीं माने। आप बताइए, उसे ऐसे ही रास्ते में छोड़ देता, उस अकेली के साथ क्या हो सकता था? इस सोच के आते ही मैं उससे बेखबर नहीं रह सकता था। सो उसे यहाँ लाने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो उनकी परेशानी खत्म करने के लिए उन्हें सारी तफसील से आगाह कर रहा था। जो भी था, तुझे उसे घर नहीं लाना चाहिए था। हवेली वाले बड़े जालिम हैं। वो तेरी हमदर्दी नहीं देखेंगे बल्कि अपनी इज्जत बचाने को सारा इल्ज़ाम तेरे सर डाल देंगे। तू अपने दोस्त को बता देता कि तुम्हारे घर की लड़की बाहर है और खुद अपनी राह आ जाता, पर नहीं, बाप की जान को सूली पे लटकाने का मज़ा भी तो लेना था। वो अब्बू की तशवीश से बेजार होने लगा था। आप परेशानी में बड़ी गलत बातें कर रहे हैं। उनकी दी गई तरबियत पे अमल किया और अब वो ये उसे भगो भगो कर मार रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुन, अपनी ज़रूरी सामान समेट और अब यहाँ से निकल जा। हवेली वालों और इस लड़की का मामला अब्बास अली देख लेगा। तू बस इसी वक्त कहीं दूर चला जा। वो उठ खड़े हुए और एक नए ख्याल के तहत उसे अंदर की जानिब खींचने लगे, जैसे उनका बस चलता तो पल में यहाँ से गायब कर देते। उसे अब्बू का शदीद रवैया किसी तौर समझ नहीं आ रहा था। उसे वो वक्त भी याद था जब बचपन की गर्म दोपहर में नहर में नहाते हुए उसकी दोस्ती वदूद से हो गई थी। वो सबसे लड़ने झगड़ने वाला ना जाने कैसे ज़ीगम से दोस्ती कर बैठा, और जब अब्बू को पता चला तो उस वक्त भी इस दोस्ती को ख़त्म करने के लिए उसे खाला पास भेज दिया गया। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हुई, वदूद वापस शहर पढ़ने चला गया तो उसे गांव आने की इजाज़त मिली, लेकिन ये दोस्ती अब्बू की हज़ार कोशिशों के बावजूद ना टूट सकी। उसे अब्बू के सफ़ेद हवेली वालों के मुतल्लक खदशात कभी समझ नहीं आए थे। इनमें अमारत का नशा था और यह नशा वो वक्त ज़रूरत सारे इलाके पे उंडेलते रहते थे। उनके जानिबदार और बेरहम फैसलों का वो खुद शाहिद था, लेकिन उसके और वदूद के दरमियान इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं थी। अब किन सोचों में गुम हो गया है? उनके चेहरे पे फैले फिक्रमंदी के सारे साए ज़ीगम को शर्मिंदा कर रहे थे। वो उन्हें जवाब देने लगा कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ ने उसे खामोश कर दिया। उसने अब्बू के हाथ की गिरफ्त अपने हाथ में मजबूत होते महसूस की और आंखों पे उमड़ते खौफ ने उनके अपने लिए प्यार पे बेतहाशा खुशी से हमकनार किया था। वो नहायत आराम से हाथ छुड़ाते हुए सिया गेट की तरफ बढ़ गया और वो डूबते हुए अपने आशियाने के वाहद तिनके को दूर जाता देखते रहे। रात की खौफनाकी उससे पहले उस पे अयान नहीं हुई थी। उसने सिडनी की शाहराहों पे रात का हुस्न देखा और
ओपेरा किनारे खड़े होकर दरिया में चमकते चांद का अक्स देखा। ओपेरा को सजाने वाली रंग बिरंगी रोशनियां रक्स करते देखी और सबसे भरकर हार्बर ब्रिज को सजाने वाले कमकमों की चमक रात में ही तो उसने आसमान तक जाती देखी थी। ये उसकी जिंदगी की पहली रात थी जिसमें उसने जानवरों की आवाज़ों को समातों के करीब महसूस किया। जमीन पे रेंगते हशरात का तख्ता मुश्क अपना वजूद बनते देखा, अंधेरे का कहर अपनी आंखों में उतरते देखा और उसी पल ये हकीकत बड़ी शिद्दत से उस पे अयां हुई कि वक्त, मौसम और हालात अपने आप में एक तजुर्बा हैं और ये कब किसको अपनी ताकत दिखाने लगे इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अजलान की हालत कदरे बेहतर लेकिन न ढाली मौजूद थी। वो बेदम सा पत्थर से टेक लगाए नीम दराज था। खून बहुत ज्यादा बहने की वजह से उसके हवास मोतदल नहीं रहे थे। सर्दी की शिद्दत ने कमजोरी का एहसास दुबाला कर दिया था। उसने खुद आज से पहले ऐसी रात कब गुजारी थी। नरमो गरम बिस्तर में ठंडक का एहसास छू कर भी नहीं गुजरता था और अगर कभी खुले आसमान तले रात गुजारने का मौका मिला भी तो आग का अलाव अपने जोबन पे रहता था। सर्दी बहुत शदीद हो गई है और रात अभी भी बाकी है। अजलान की नकाहा ज़दा आवाज़ ने उसको ख्यालों की रवानी में बहने से रोक दिया था। मुझे बार बार मामा पापा का ख्याल आ रहा है। वो लोग कितने परेशान होंगे और आज की रात भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने अपने कांपते जिस्म को दोनों बाजुओं के घेरे में लेते हुए ठंडक कम करने की कोशिश की। लामिया, हमें आग जला लेनी चाहिए। अब ठंडक बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं हो रहा। उसकी तबीयत संभल रही थी। यहाँ बिखरे हवास पे काबू पाया जा चुका था लेकिन अब उसे सूरत हाल बेहतर करने के तरीके सूझने लगे थे। मैं कैसे आग जलाऊं? मुझे आग जलाना बिल्कुल नहीं आता और वैसे भी इस अंधेरे में एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। वो उसकी बात सुनकर सिरे से ही इनकारी हो गई थी। उसे अजलान पे शदीद तरीन गुस्सा आने लगा कि जहाँ एक कदम की चोक नीचे खाइयों में फेंक सकती थी वहाँ वो उसे अजीबो गरीब काम कह रहा था। कुछ नहीं होता यार, हिम्मत करो। यहाँ शुक्र के मरने से बेहतर है जीने के लिए एक कोशिश की जाए। उसने लामिया को समझाने की कोशिश की। तो खुद उठकर हिम्मत कर लो ना, मेरी जान के दुश्मन क्यों बन रहे हो? उसका गुस्सा दोबारा ताज़ा होने लगा था। वैसे भी बड़ा आए थे ना मेरे बॉडीगार्ड बनकर, अब उठो और सारी कोशिशें खुद ही करो। वो गुस्से में नहाए बेतुका बोलने लगी थी। बैग मुझे पकड़ाओ। उसने जवाबन बस अपना बैग मांगा था और उसे उस बात पे भी हैरत हुई। लामिया ने खामोशी से उसे बैग पकड़ा दिया था। उसने कुछ देर बैग खंगाला और थोड़ी देर बाद ही क्लिक की आवाज से वहां रोशनी हो गई। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और लामिया का जी चाहा वो अपना सर पीट ले। वो कब से मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल कर रही थी और इसी सबब उसका और अजलान का मोबाइल बंद हो चुका था। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में एक लाइटर था जो एक दो बार चलाकर चेक किया गया था। आग की इतनी सी झलक से लामिया को नई उम्मीद बंधने लगी कि वो यहाँ कम से कम ठंड के हाथों मरने वाले नहीं थे। तूफान और बारिश थम चुके थे। पत्थरों का गिरना भी काफी देर पहले बंद हो गया था। अजलान अब मुकम्मल खामोश था और उसकी ये खामोशी भी लामिया को कतन पसंद नहीं आ रही थी। जब इतना सामान तुम्हारे पास था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसने बात करने की कोशिश की। लामिया, जरा सोच कर बताना कि तुमने आज सारे दिन में मेरी कितनी बातें सुनी हैं। तुम तो बस सुनाए जा रही हो, वो भी बिला वजह और बेहिसाब। उसके लहजे में दुख की आमेज़श वाज़िया थी। यहाँ अमूमन इस तरह के हालात नहीं होते लेकिन एहतियातन मैंने सब ज़रूरी सामान साथ रखा जो इमरजेंसी में काम आ सकता था। मैंने तुम्हारे गर्म कपड़े लेने को कहा, तुमने नहीं लिए। मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार करने को कहा जो कि निस्बतन आसान और सीधा है। वो मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें कमज़ोर समझ रहा था बल्कि अक्लमंद लोग वो रास्ता ही इख्तियार करते हैं। आप आसान रास्ते से जाओ, बिना थके ऊपर पहुंचो, मज़े करो और वापसी पे उस रास्ते से नीचे उतरो, नज़ारों का मज़ा लेते जाओ। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात ना मानने की कसम खा रखी है। बात ख़त्म करने तक उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। वो बात ख़त्म करने के बाद टॉर्च की रोशनी अपने इर्द गिर्द मारने लगा जबकि वो खामोशी से उसकी हरकत देख रही थी। उसने थोड़ा आगे आगे खिसकते हुए लकड़ियों के छोटे छोटे चंद टुकड़े इकट्ठे किए और टिश्यू रखते हुए आग जलानी चाहिए जो कुछ लम्हों की कोशिश के बाद मुमकिन हो गई। आग ने वहाँ मौजूद ठंडक को लम्हों में ख़त्म कर दिया था।
आग ने वहां मौजूद ठंडक को लम्हों में कम किया, और ठंडक कम होते ही जज्बात की सर्द मोहरी में भी कमी वाक़या हुई थी। ये छोटी लकड़ियां हैं, जल्द ख़त्म हो जाएंगी। एक दफ़ा अच्छे से गरमाइश ले लो ताकि हम सुबह तक का वक्त गुजार सकें। वैसे ये पत्थर थोड़े गर्म हो जाएंगे तो ठंडक में कमी हो जाएगी। उसने टॉर्च बंद कर दी थी। तुम टॉर्च जलाओ, मैं मज़ीद लकड़ियां ले आती हूँ। सुनहरी शोलों ने उसको जो सुकून पहुंचाया था, उसके तहत वो अपना कुछ लम्हों पहले वाला इनकार भूल चुकी थी। बाहर लकड़ियां गीली हैं, वो नहीं जल सकती। उसके लहजे में अब पहले जैसी नकाहत नहीं थी, लेकिन उसके अल्फाज ने लामिया को शदीद तरीन शर्मिंदा किया था। वो बस उसे इर्द गिर्द से लकड़ियां इकट्ठे करने का कह रहा था। उसने क्या क्या इल्ज़ाम उससे मंसूब कर दिए। पुप्पो को पता है कि तुम यहाँ हो? वो बात शुरू करने की कोशिश में एक बार फिर बेतुका सवाल कर गई। हाँ, मैं उन्हें बता दिया था कि मैं इस वक्त नढाल हालत में यहाँ पड़ा हूँ। वो जितना बदमज़ा हुआ वैसा ही जवाब दिया। मेरे सवाल का ये मतलब नहीं था। वो जो जवाब सुनना चाहती थी वो उसे नहीं मिला था। लामिया, मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूँ कि मामा के रवैये मुझसे मंसूब मत किया करो। मैं नहीं जानता वो तुमसे ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं, लेकिन उनका रवैया तुम्हें मेरी दोस्ती की शिद्दतों से मुनकिर कर देता है, और यही मुझे ये एहसास होता है कि तुम्हारे लिए मेरे जज्बात शायद पुरअसर नहीं हैं। तभी तो मामा के साथ हर उदावत में तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना घसीट लेती हो। उनकी एक तलख निगाह पे तुम मुझसे दोस्ती के सब दावों से इनकार कर देती हो। क्या मेरा और तुम्हारा रिश्ता उनकी मुस्कुराहट या खुफकी का मोहताज है? वो आज फिर से उसके सामने सरापा सवाल बना हुआ था। तुम ये सब बहुत आसानी से कह सकते हो अजलान, क्योंकि तुमने कभी ऐसे रवैयों को झेला नहीं है। कभी मामा पापा ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया, वरना मैं भी देखती तुम मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हो। तुम मेरे पेरेंट्स की बातों से हर्ट होकर मुझसे ना रूठने का भरम कैसे कायम करते हो, बल्कि मेरी तरफ तो उल्टा हिसाब है। तुम्हें सर आंखों पे बिठाया जाता है। पापा को तुम्हारी मौजूदगी खुश करती है। वो जवाब देते हुए रोहानसी होने लगी। ये हकीकत थी कि वो तैयबा हैदर शाह के रवैये बहुत संजीदा लेती थी। उनकी आंख की जुम्बश भी लामिया को मोहतात करने के लिए काफ़ी होती थी, और वो ना चाहते हुए भी अजलान के साथ ताल्लुकात की नोयत बदलने पे मजबूर हो जाती थी। लामिया, दोस्ती का ताल्लुक दूसरों की सोच पे नहीं परखा जाता। ये हमें खुद तय करना होता है कि किसके साथ हमें हर दीवार अबूर करने के बाद भी खड़ा होना है, और किसको अपने से चंद कदम दूर ही शट अप कॉल देनी है। लेकिन तुम इस अंदाज से कभी नहीं सोचती। वो उसे समझा समझा कर तंग आने लगा था। तुम यहाँ कैसे आए हो? उसने मौजू बदलने की कोशिश की। शायद वो अभी उस पर मजीद बात नहीं करना चाहती थी। अंकल ने बुलाया था। उन्हें ऐसे लग रहा था तुम मेरे साथ ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकोगे, सो पहली फुर्सत में मुझे यहाँ पहुँचने का कहा था। उसने आखिरी सांस लेती आग को तासुफ ज़दा निगाहों से देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर लामिया की गुज़श्ता दिन जैसी हालत नहीं हुई थी। पापा का उसको बुलाना उस वक्त उसे कतई बुरा नहीं लगा था। वैसे मामू की बजाय तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, और जब मुझे सबीन से पता चला कि तुम कहीं जा चुकी हो तो यकीन करो मुझे शदीद तरीन दुख हुआ था। वो अब एक छोटे बच्चे की तरह रूठा रूठा लग रहा था। उन दोनों की दोस्ती की यही खासियत थी कि एक दूसरे की जज्बाती कैफियत से बहुत जल्द आगाह हो जाते थे। सबीन सबीन ने तुम्हें बताया? मेरे लिए काफ़ी हैरान कर देने वाली खबर है। तुम दोनों में मेरे बिना बात भी हुई? वो काफ़ी हैरान हुई थी। वो सबीन के मुतल्लक अजलान की नापसंदीदगी से आगाह थी, सो उसका हैरान होना बनता था। हाँ, ओपेरा शो पे मिली थी। उसके साथ ही उसे सारा वाकया बताने लगा। लामिया हैरान होने के साथ हंस हंस कर पागल हो रही थी। इन दोनों की बातों में कितने ही पल खामोशी से सिरक गए। मौसम की शिद्दत, अंधेरे का खौफ और आने वाले लम्हात का डर कहीं दूर जा छुपे थे। इस छोटे से गार में इस वक्त दोस्ती का सर तान उठा चुका था। सफेद हवेली के जिस कमरे में बखूर की महक फैली होती है, उस वक्त वहाँ खौफ का पहरा था। नूर बीबी मुसल्ला बिछाए मुसलसल दुआओं में मसरूफ थी। आंसुओं ने उनके शफाफ चेहरे को भगो रखा था। उनकी टांगें तवील कयाम के बाइस सुन होने लगी थी, लेकिन वो दुआ की कबूलियत से पहले वहाँ से ना हिलने का इरादा कर चुकी थी। गुल कई बार कमरे में आकर उनको देख चुकी थी और उनको मुसलसल एक ही हालत में देखकर तशवीश का शिकार हो गई थी।
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کسی کو کچھ بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ اپنے آپ پہ پچھتا رہی تھی۔ اس نے کیوں نور العین کو بے جان والی باتیں بتائی اور وہ اپنی طرف سے اسے خوشی کا پیغام سنائے شاداں شاداں حویلی میں چلی آئی، اور جب چند لمحوں بعد باہر آئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے سمجھا کہیں ادھر ادھر چلی گئی ہوگی، لیکن اس کا یہ خیال چند منٹوں بعد خاک نشین ہوا۔ اس نے یوسف کو بھاگے بھاگے اس طرف آتے دیکھا تو کسی انہونی کا خیال ہوا اور ساتھ ہی خود بخود ہاتھ سینے پہ چلا گیا۔ اللہ خیر کرے کہتے ہوئے اس کی جانب بڑھی، اور اس سے ملنے والی خبر نے اس کے وجود میں بے چینیوں کا پارا بھر دیا۔ وہ انہیں قدموں حویلی کے گیٹ کی جانب بھاگی اور اسی حالت میں دروازہ پار کرتے ہوئے سڑک پہ آ گئی، لیکن سامنے کہیں وہ نظر نہیں آئی تھی۔ ہائے ہائے یوسف، کیا قیامت آ گئی! تم نے روکا کیوں نہیں؟ مجھے بلا لیا ہوتا یا خود ہی دروازے کے آگے خندق کی طرح گر جاتا۔ یہ کیا ہو گیا یوسف؟ وہ زور زور سے اپنا سینہ پیٹنے لگی تھی۔ اس طرح تماشا کر کے سب میں ڈھنڈورا مت مچاؤ اور اندر جاؤ اور کسی کو صورتحال سے آگاہ کرو۔ یوسف نے اس کے ہاتھ روکتے ہوئے سمجھداری سے کام لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی ایک ملازم کی نگاہ میں یہ بات آ جاتی تو زبان جیسا تیز دھار آلہ حویلی کی دیواروں کو مسخ کر دیتا۔ وہ خود پہ ضبط کرتی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ آئی۔ بی جان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے پہلی فرصت میں اس کی آنکھوں میں درج غم پڑھ لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی، وہ خود ہی ان کے قدموں میں آن بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے گل؟ یہ جاہلوں کی طرح منہ پھاڑ کے کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے اس کے رونے سے خوف آیا، بلکہ کوئی منظر آنکھوں میں کانچ کی طرح چبھا تھا۔ کئی سال پہلے بھی تو وہ ایسے ہی روئی تھی، جس طرح آسمان اور ان کی آنکھیں کھل کر برسی تھی۔ بی جان، مجھے معاف کر دیں، بڑی غلطی ہو گئی۔ جی مجھے معاف کر دیں، وہ گر گرائے جا رہی تھی۔ گل، سیدھی طرح بات بتاؤ۔ انہیں وحشت ہونے لگی تھی۔ جو بات انہیں اس سے سننے کو ملی تھی اس نے ان کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ کئی لمحے ساکت سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ اس بات پہ یقین کر ہی نہیں پائی کہ وہ لڑکی جو اپنے حصے کا آسمان چار دیواری کے اندر میں ڈرتے ڈرتے دیکھتی، وہ اتنی بڑی جسارت کیسے کر گئی جو ان کا پلو پکڑے حویلی کی راہداریوں میں چلتی تھی؟ وہ دنیا کی بھیڑ میں تنہا تنہا کیسے نکل گئی؟ کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے بل بوتے پہ وہ یقین کر سکی۔ کیا کوئی اور لڑکا ہے اس کی زندگی میں؟ اسی سوچ نے ان کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ چند قدم چلی اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر نصیبوں کے ہاتھوں اتنی بڑی شکست کھانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، سو اس قدرت والے سامنے دامن پھیلائے بیٹھ گئی تھی۔ یہ خبر زیادہ دیر دونوں بہوؤں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ شیما بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں حویلی کی عزت کی پرواہ تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ جسارت کرنے والی انہیں اپنی بیٹی جیسی لگتی تھی۔ ان کے بیٹوں کو بہن کا پیار ان سے ملا تھا۔ انہیں حویلی کی عزت کی پرواہ تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ جسارت کرنے والی انہیں اپنی بیٹی جیسی لگتی تھی۔ ان کے بیٹوں کو بہن کا پیار اس سے ملتا تھا۔ ان کی بیٹی کی تشنا خواہش اس کے دم سے پوری ہوتی تھی۔ وہ بی جان کی سرخ نگاہوں کو دیکھ نہیں پائی، اسی لیے اپنے کمرے میں سجدہ ریز تھی کہ کسی مرد کے آنے سے پہلے یہ قیامت ٹال جائے۔ ان کے برعکس حور العین کسی چیل کی طرح بی جان کے کمرے میں جھپٹی تھی۔ وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ آپ نے مجھ سے اس کو چھینا تھا نا؟ میری بلکتی ممتا کو اپنے اس سفید آنچل کے پار کھڑا رکھا تھا نا؟ اب بتائیں کہاں ہے میری بیٹی؟ مجھ سے اپنے بدلے کی بھیڑ چڑھانے کے لیے آپ کو میری بیٹی ہی ملی تھی؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ حور، جاؤ اور جا کر دعا کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی بد تہذیبی کو کڑوے گھونٹ کی مانند پی گئی۔ اس وقت انہیں کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ اتنی پرسکون ہونے کا ڈرامہ آپ کر سکتی ہیں، میں نہیں۔ آپ کی حویلی اور اس حویلی کے قانون مجھے میری زندگی اور میری اولاد کو کھا گئے۔ اس بار میں اپنی بیٹی آپ کے اصولوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی، کچھ غلط نہیں کرنے دوں گی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ انہوں نے گل کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا اور جیسے بھی کر کے وہ اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ وہ دوبارہ سجدہ ریز ہو گئی۔ آج وہ پھر اپنی دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتی تھی، یا شاید اپنی بندگی کا صلہ مانگنے والی تھی۔ وہ صحن میں لیٹی کھلے آسمان تلے
तारे गिनने में मसरूफ थी। उसकी खामोशी बता रही थी कि उसके जहन में सोचों का अंबार उद्यम मचाए हुआ है। इससे 2 हाथ के फासले पे रशीदा बेगम का बिस्तर लगा हुआ था, लेकिन वो बिस्तर की बजाय सेहन के एक कोने में जाए नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ थी। वो मुसलसल अपनी टांगों को हिला रही थी, जिसके बायस सेहन में हल्का सा शोर पैदा हो रहा था, जो उनकी इबादत में खलल पैदा कर रहा था। वो इस मामूली शोर को नज़रअंदाज कर देती, लेकिन उसके गुनगुनाने की आवाज़ उनके इर्तिकाज़ को ख़त्म किए जा रही थी। मुझे ऐसे घूरने से कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है ना, जब तक आप नहीं लेटेंगी मुझे नींद नहीं आएगी। फिर भी आपने आधी रात गुजार दी। वैसे भी कुछ मसले हल करने के लिए सिर्फ दुआएं नहीं मांगनी पड़ती, बल्कि दिमाग और हाथों का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। वो चित लेटे हुए जानती थी कि अम्मी उसे घूर रही हैं, तभी उसने जवाब दिया। वैसे भी अक्सर उसके बुलाने पे ही अपनी इबादत का सिलसिला ख़त्म करती थी। तुमने तहैया कर रखा है कि माँ को सुकून नहीं लेने देना। वो जानती थी कि इज्जत किसी तरह बाज आने वाली नहीं, इसीलिए जाए नमाज तय करते हुए उठ खड़ी हुई। और ये तुम क्या कर रही थी? कुछ मसले दुआओं से हल नहीं होते। वो बिस्तर पर बैठते हुए उससे मुखातिब हुई। हाँ, यही कहा है, उसने लेटे लेटे ही कंधे उचकाए। तुम अभी जिंदगी के उस दोराहे पे नहीं आई इज्जत, वरना जान लोगी कुछ मुकाम ऐसे होते हैं कि हाथ उठाने, सर झुकाने और निगाहें फलक पे टिकाने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। बड़े ज़हीनो फतीन दमाग, फेल और ताकत के नशे में चूर लोगों को चारों शाने चित होते देखा है। वो नहायत धीमी आवाज़ में बोली थी, जैसे खुद कलामी की हो। अम्मी, आप जिन मसलों में उलझी हैं उनका हल बहुत आसान है। आप हाज़म भाई को दुकानों का किराया लेने क्यों नहीं भेजती? उनके सामने वो लोग कुछ कर भी नहीं सकेंगे, और अगर कुछ किया भी तो हाज़म भाई सबक सिखा के आएंगे। उन्होंने उससे कोई बात नहीं कही, लेकिन वो उनकी परेशानियों से आगाह थी। इज्जत, तुम्हें खर्चे में कोई तंगी हो रही है जो बार बार एक ही मौजू खोल कर बैठ जाती हो? वो इस तकरार से आजिज़ आने लगी थी। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आप परेशान हैं, तो क्या मुझे आपको परेशान देखकर खुश होना चाहिए? आपके चेहरे पे नज़र आते फिक्रमंदी के साए मुझे मुत्तमिन नहीं रहने देते। मुझे सब नज़र आ रहा है। आप रोज़ाना मैमूना खाला से पैसे ले रही हैं, घर के राशन में कई चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और आप कहती हैं मैं परेशान ना हूँ। वो अब उठ के बैठ गई और उनकी जानिब देखकर सवाल करने लगी। क्या मैमूना ने तुमसे कुछ कहा है? वो उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। नहीं अम्मी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ये क्यों समझती हैं कि मैं दूध पीती बच्ची हूँ और ये आम सी बातें मुझसे छुपी रह जाएंगी? उसने सर अपने हाथों में टका लिया था। वो उन्हें किसी तरीके से कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा बातें ना करो, मैं देखती हूँ ये मसला कैसे हल किया जाए। वो अब मज़ीद उसके सवालों का सामना नहीं करना चाह रही थी, सो बात ख़त्म करना ही मुनासिब लगा। अम्मी, मुझे पता है आप ये मसला हल कर लेंगी, और बचपन से आज तक आपको ही सब करते देखा है। मुझे सिर्फ ये डर है कि दुकानदार हमें 2 बेआसरा औरतें समझकर कोई हेर फेर ना कर दें, और वैसे भी मुझे आपका खाला से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। उसका जोश तकरीबन ठंडा पड़ गया था, तभी वो धीमे लहजे में बात कर रही थी। अच्छा, अब सो जाओ, फिर सुबह कहती रहोगी कि मेरी वजह से यूनिवर्सिटी से लेट हो गई। उन्होंने बात ही ख़त्म की और चादर सीधी करते हुए लेटने की तैयारी करने लगी। वो चंद लम्हे बेबस नज़रों से उन्हें देखती रही कि मजाल है किसी मामले में उसकी बात सुन ली जाए, लेकिन दूसरी तरफ कोई असर नहीं था, सो वो भी मुँह ही मुँह बोलती दोबारा लेट चुकी थी। रक्सो सरूर की महफिल अपनी इंतहाओं को पहुंची हुई थी। गली में मौजूद हर चौबारे से बेहंगम और हेजान अमेज गानों की आवाज़ें कान फाड़े दे रही थी। रात की पर्दा रखने वाली फितरत से आगाही के सबब सब वहाँ रात का फ़ायदा उठाने में मगन थे। चौबारे के हर कोने में बल खाती इठलाती लड़कियां अपनी नागन सी अदाएं दिखाने में मसरूफ़ और हर गुजरने वाले को अपने इशारों से मुतवज्जा करने की कोशिश में लगी थी। सबकी भरपूर कोशिश के बाद भी जो रश नैन तारा के चौबारे पे था, वो इस गली के पूरे लाहौर में भी किसी के नसीब में नहीं था। एक खलकत जो शाम ढले नैन तारा के चौबारे पे हाजिरी देने की गर्ज से आई थी, लेकिन रात गहरी होने के बावजूद इंतजार की लो सुलग रही थी। लोगों के दिलों में बेचैनी अंगराई ले रही थी, लेकिन दीद का शौक बेचैनी का गला घूंटने में कामयाब हो रहा था। नैन तारा अपनी मुकम्मल सहूलतों से आरुस्ता कमरे में मुसलसल टहल रही थी।
कभी चलते चलते कमरे की दीवार में नस्ब खिड़की से पर्दा उठाते हुए गली में मौजूद लोगों का हिजूम देखती, और कभी दीवार गिर खिड़की पे वक्त की तेज रफ्तार पे ठंडी आह भरती। लेकिन अपनी परेशानी का हल उसकी समझ से बाहर था। वो हर उस लड़की को नाज़नैन के पास भेज चुकी थी जिसकी जरा भर बात सुनने जाने की सी उसे उम्मीद थी, लेकिन सब खाली सवाल लिए वापस आई थी। वो एक चालाक और अपने धंधे की माहिर औरत थी। चंद फुट के फासले से भी बाहर खड़ी आवाम के चेहरे पे इंतजार की ये हद खत्म होते देख रही थी। इससे पहले कि मामला उसके हाथ से निकलता, उसे राशि का ख्याल आया। उसे बुलाने की बजाय खुद उसके पास जाने के लिए कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि उसे बुलाने का मतलब था मजीद कई घंटे जाया कर देना। नैनतारा ने हाल के दूसरी तरफ बने कमरे का दरवाजा खोला तो धुएं का गुबार उसमें सांसों में दाखिल होते हुए सांस लेने में मुश्किल पैदा करने लगा। कोई और वक्त होता तो वहां आना गवारा ना करती, और अगर आती तो उस पल उसे बेनुख्त सुनाने से बाज ना आती, लेकिन मजबूरी के तहत वो ये दोनों काम कर गई। उसने आगे बढ़ते हुए कमरे की खिड़की खोली ताकि धुएं से जान छूट सके, लेकिन उसे वहां सांस लेने में आसानी महसूस करने में चंद लम्हे मजीद सिरक गए थे। तुम मेरे कमरे में आज कैसे चली आई? उसने सिगरेट का कुश लगाते हुए धुआं उसकी जानिब छोड़ते हुए सवाल किया। जाहिर है जरूरत के तहत ही आई हूँ। उसने नागवारी से धुआं हाथ से हटाने से कोशिश की। कोई और वक्त होता तो इस हरकत को माफ करने वाली नहीं थी, लेकिन आज उसे जब्त करना था, और वो भी उसके जब्त का मुकम्मल इम्तिहान लेने पे आमादा था। जरूर नाज़नैन तुम्हारे हाथ नहीं आ रही, वरना तुम्हारी कोई ज़रूरत तुम्हें मुझ तक नहीं लाती। उसके होंठों पे एक चालाक मुस्कुराहट उभरी थी, जैसे उसे अपनी बात पे मुकम्मल यकीन हो। देखो राशि, बाहर एक खलकत खड़ी है, और अगर ये लोग ऐसे ही बिना मतलब पूरा किए चले गए तो नुकसान हम सब के हिस्से में आएगा। इसलिए अकल का तकाजा यही है कि नाज़नैन को राज़ी करो कि वो आज महफिल सजा ले, ज़्यादा नहीं तो एक आध रक्स कर दे, बाकी मैं लड़कियों से करवा लूँगी। उसके लहजे से खुश आमदी की महक उमड़ रही थी। लाली का जिस्म लहूलुहान करने से पहले ये सोची थी ना, वो उसे किसी न किसी तरह राज़ी कर लेता। उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो नैनतारा की बात मानने वाला नहीं है। अब हो गया ना जो होना था, मैं तुम्हें इससे बात करने के लिए कह रही हूँ। अब नैनतारा ने लहजे में मौजूद तल्खी बिल्कुल ही खत्म कर दी थी। बात यह है नैनतारा कि मुझे तुझसे कुछ हासिल नहीं होता। तू चंद हजार मेरे हाथ फेंक कर ये समझती है मेरी कीमत पूरी हो गई, जबकि सच ये है मेरी दाढ़ भी तेरे पैसों से गीली नहीं होती। और नाज़नैन मेरे हाथ फैलाने से पहले मेरे तकिए तले नोटों की गड्डियों साथ अपनी मोहब्बत बांध कर रख जाती है। इसलिए अब तू ही फैसला कर ले, तेरे चंद हजार पलड़े में भारी हैं उसकी नोटों की गड्डियां, माँ उसकी मोहब्बत। वो अपने बिस्तर से उठा और तलख मुस्कुराहट लिए उसके बिल्कुल पास आन खड़ा हुआ। अपने रास्ते की सारी रुकावटें हटाना जानती है, वो मुँह ही मुँह में बुरबुराई थी। ये आवाम अभी उसे सर आंखों पे बैठाती है, जब यही मुंह फेर लेगी तो कहाँ से आएंगी नोटों की गड्डियाँ। उसने एक कोशिश की थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि लोग नाज़नैन से मुंह फेर लेंगे। बाज़ारे हुस्न में उसका सिक्का चलता है, अभी उसका ज़माना है, और ज़माने कहाँ जल्दी गुजरते हैं। वो उसकी किसी भी बात से मुत्तफिक नहीं हो रहा था। तुम्हारा भी तो ज़माना था नैनतारा, और देखो मैं अभी भी इसी ज़माने का कैदी हूँ, तभी तो तुम्हारे दर पे पड़ा हूँ। उसने कहका लगाया था। वो गुस्से से चंद पल उसे देखती रही और पाँव पटकती वापस सी को मुड़ गई। आज का दिन खराब था, और अब उसे यकीन आ गया था एक शर्त पे कोशिश हो सकती है। उसका दरवाज़ा खोलता हाथ चंद लम्हे साकत हुआ और वो बाखुशी वापस मुड़ी। तुम जितने पैसे कहोगे तुम्हें मिल जाएंगे। वो फौरन वापस उस तक आई थी। पैसों की बात किस कमबख्त ने की? उसके चेहरे पे कमीनी सी खुशी थी। फिर वो जी भर के हैरान हुई। एक अरसा हो गया तुम्हारे जिस्म की खुशबू महसूस किए, तुम्हारे नैनों की शराब पिए हुए एक खाली जाम बन गया हूँ, और तुम जैसा साकी मिलने की ख्वाहिश जिस्म में अंगराई ले रही है। कुछ लम्हे हमारे नसीब में भी लिख दो। वो कदम कदम चलता उसके बिल्कुल पास आ गया था। नैनतारा को उससे अजीब सी कराहत महसूस हुई। वो उस लम्हे को कोसने लगी जब उसने यहाँ आने का सोचा था। वो सालों पहले ऐसी ही भूल का शिकार हुई थी, जिसके बाद ये मनहूस किसी असेब की तरह उसके साथ
चिमटा हुआ था। अपनी हद में रहा करो। उसने एक जोर का धक्का सामने खड़े इंसान को दिया। वो लड़खड़ाता हुआ वापस अपने बिस्तर पे आन गिरा। तुम अगर नाज नैन के बाप ना होते तो ठुड्डे मार कर यहाँ से निकलवा देती। वो आनन फानन वहां से निकल गई थी और उसके पीछे छत फाड़ कहके की गूंज रह गई थी। वो खौफजदा निगाहों से स्याह दरवाजे की जानिब देख रहे थे, जहां उनका इकलौता बेटा बड़े एतमाद के साथ जा रहा था। उनके दिल में हजार वसवसे पैदा हो रहे थे और वो हर खौफ को रद्द करता हुआ अपनी सोच पे अमल पैरा था। उनके देखते देखते सारा दरवाजा खुला और बड़ी सी गाड़ी लम्हे में उनके सामने आन खड़ी हुई। गाड़ी से निकलने वाला मुस्कुराता हुआ जिगम से हाथ मिला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वो यूं ही धीमा सा मुस्कुराता हुआ उनके सामने आन खड़ा हुआ। उसका दराज कद, आंखों की चमक और जवानी के जोबन का मजहर चेहरा दिल में उतरता महसूस हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। शाइस्तगी से किए जाने वाले सलाम ने उनके खदशात तकरीबन कम कर दिए थे। अब्बू, ये ताशफीन अली चट्ठा सईद अहमद साहिब के बेटे हैं। वो उससे हाथ मिला रहे थे कि जिगम ने आने वाले का तारुफ करवाया। मेहमान को अंदर ले आ पुत्र, मैं उनकी तवाज़े के लिए कुछ करता हूँ। वो इन दोनों को अकेला छोड़ने की गर्ज से वहाँ से हट जाना चाहते थे। नहीं, किसी तवाज़ु की ज़रूरत नहीं है, रात बहुत हो गई है, आप आराम कीजिए। वो उन्हें जितना पुरएतमाद लगा था, उसी पल उसके अंदाज से वो एतमाद झलक नहीं रहा था और शायद उसकी वजह भी वो बखूबी वाकफ थे। रात के उस वक्त वो किसी गैर के घर से अपने घर की लड़की लेने आया था, इसलिए उसकी झिझक वो समझ रहे थे। आप जैसे ऊंचे लोग तो कभी कभी आते हैं, हम गरीबों को अपनी खिदमत करने दें। वैसे भी बिटिया रानी भी भूखी है, उसी बहाने वो भी कुछ खा लेगी। उनके लहजे में इतना मान था कि वो कुछ बोल नहीं पाया। उनकी निगाहें जमीन पे गिरी थी और दिमाग में सोचों का तूफान उद्यम मचाए हुए था। वो गांव के लिए निकल रहे थे जब जिगम की कॉल आई। उन्होंने मामूल के मुताबिक उसकी कॉल उठाई, लेकिन उसकी बात ने उनकी निगाहों के सामने सारा मंजर धुंधला कर दिया था। उन्हें चंद लम्हे समझ नहीं आई थी कि वो उसे क्या जवाब दें। सो उसे नूरुल ऐन का ख्याल रखने का कहते हुए अंधाधुंध गाड़ी चलाई थी। वो हमेशा कानून पे अमल करने वाले इंसान थे, लेकिन उस पल उन्हें नहीं मालूम था कि उन्होंने कितने इशारे तोड़े और ट्रैफिक कवानीन की कितनी खिलाफ वर्जी की, क्योंकि उनका बस नहीं चल रहा था लम्हे से पहले वो जिगम के घर पहुंच जाए। वो जिगम की तबीयत से वाकिफ थे। उन्हें अंदाजा था कि वो एक सुलझा हुआ लड़का है और सबसे बढ़कर उसने सबसे पहले उन्हें फोन मिलाया, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को पुरसुकून नहीं कर पा रहे थे। नूरी हमेशा से उन्हें अपनी बहनों जैसी अजीज रही थी, लेकिन उस पल उनके हाथ कोई सिरा नहीं आ रहा था। उसने ऐसी हरकत क्यों की? वो जिंदगी की तेज तरीन रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए यहाँ पहुंचे थे। अभी तक नूरी को नहीं देखा था, लेकिन यहाँ जिगम के वालिद को पाकर वो कदरे पुरसुकून हुए थे। कई खदशात उसी लम्हे दम तोड़ गए थे। भाई आइए ना, अंदर चलते हैं। जिगम की आवाज ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा था। चलो। वक्त की गुजरती रफ्तार उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो हवेली की सूरत हाल से यकसर अनजान थे। वो इस बात पे भी हैरत ज़दा थे कि अभी तक हवेली से उन्हें कोई इत्तला नहीं आई थी। क्या किसी को नूरी के चले जाने का इल्म नहीं था, या उसके चले जाने को छुपाया गया था? कई सवाल जिनके जवाब तलाश किए बगैर उन्हें सुकून मिलने वाला नहीं था। वो जिगम की मौयत में ड्राइंग रूम नुमा कमरे में दाखिल हुए। नूरी को वहां भी ना पाकर उन्हें तशवीश हुई थी। वो दूसरे कमरे में हैं। उनके कुछ पूछने से पहले जिगम की जानिब से जवाब आया और वो उसके जवाब पे सर हिला रहे थे। कोई दरवाजे के सामने आन खड़ा हुआ। उन्होंने हैरान निगाहों से आने वाले को देखा। ताशफीन भाई, उसने डरे सहमे लहजे में मध्यम आवाज से उन्हें पुकारा था। वो जो बाहर से आने वाली आवाजों पे बाहर आई थी, उसे उम्मीद नहीं थी आने वाला सफेद हवेली से कोई होगा। उस लम्हे उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ी थी, यानी उसे ढूंढ लिया गया था। लेकिन इतनी जल्दी ये मुमकिन कैसे हुआ था? जिगम, हमें चलना चाहिए। वो फौरन से उठ खड़े हुए थे। वो सारा रास्ता एक एक सांस के साथ ये दुआ करते आए थे कि ये खबर झूठी हो।
जिगम को कोई गलत फहमी हुई हो, लेकिन अब उसे सामने देखकर उनके वजूद में कांटे चुभने लगे थे। वो हवेली की नई नस्ल में से थे। सोचों में जदीदियत आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हवेली की औरतों की किसी ऐसे इकदाम की उम्मीद नहीं कर सकते थे। ये धचका उसके लिए भी शदीद था। नूरुल ऐन से इस सबब की तवक्का उन्हें 1% भी नहीं थी। जिगम, उम्मीद है तुम आगे भी वदूद को या किसी और को कुछ नहीं बताओगे। नूरुल ऐन को गाड़ी में बिठाने के बाद वो उस तक आए और एक बार फिर उसे यकीन दहानी कराना नहीं भूले थे। आप बेफिक्र रहें, मुझे वदूद की जज्बातियत का अंदाज़ा था, इसीलिए मैंने उसकी बजाय आपको कॉल की थी। वो उनके सामने आंखें उठाए खड़ा था और उन्हें उसकी आंखों से छलकते एतमाद ने यकीन करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने अब्बास अली से अलविदाई कलमात कहे और स्याह दरवाजे से गाड़ी निकाल ले गए थे। सफ़ेद हवेली का फासला ज़्यादा नहीं था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे सूरत हाल क्या होगी। उन्हें रात के अंधेरे का फ़ायदा मिलेगा या अंधेरा ही किसी कालक की तरह उनके वजूद को ढांप लेगा। वो हवेली जाने से पहले नूरुल ऐन से सब जान लेना चाहते थे। वो उससे सवाल करने ही वाले थे कि मोबाइल की गूंज ने मुतवज्जा कर लिया। स्क्रीन पे चमकता नाम नज़रअंदाज करने वाला नहीं था। उन्होंने फ़ोन उठाया और साथ बैठी नूरुल ऐन को अंदाज़ा हो गया कि कुछ हो गया है। उन्होंने कॉल बंद की। चंद लम्हे आंखें बंद करके सीट की पुश्त से टेक लगा ली, जैसे गम को छुपाना चाहते हों, और वो एकदम गाड़ी का रुख मोड़ दिया। उन्होंने कॉल बंद की। चंद लम्हे आंखें बंद करके सीट की पुश्त से टेक लगा ली, जैसे गम को छुपाना चाहते हों, और एकदम गाड़ी का रुख मोड़ दिया। वो जिस रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, नूरुल ऐन के लिए आराम से बैठना महाल था। वो पूछ भी नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हुआ है जिसने उनकी हालत कर दी है। उसे जवाब मिल गया था, लेकिन वक्त के जागुसल अजाब को सहने के बाद गाड़ी रुक गई और उसके साथ ही नूरुल ऐन की निगाहें साकत हुई थी। बड़ा सा दाखिली दरवाज़ा खुला हुआ था और इस खुले दरवाजे से उसे सामने बिछे सफ़ेद कपड़े बाखूबी नज़र आ रहे थे। उसने साथ बैठे शख्स को देखा कि शायद कोई जवाब मिल जाए, लेकिन वहाँ मुकम्मल खामोशी थी।